जय हिंद साथी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज की क्लास में हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ कि मेरी पिछली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने कमेंट्स बहुत अच्छे किए हैं, आपने सपोर्ट किया। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप मेरा सपोर्ट करते रहेंगे और क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम पूरी चीजें आपको क्लियर करते चलेंगे। आप उसके लिए बिल्कुल ना परेशान हो, क्योंकि जैसा मैंने वादा कर रखा है आपसे कि पढ़ाऊंगा ऐसे कि भूलना ही भूल जाओगे और सारी नोट्स यहीं से तैयार होगी। मैंने आपसे पहले कह रखा है और बिल्कुल आप लोग कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ आपके साथ। आपने मेरा सपोर्ट किया है, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। बिल्कुल इसके लिए आप परेशान मत हो। ठीक है, बस आप अपना साथ बनाए रखें, मेरे साथ लगे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने लिखा है सम्राट अशोक 273 से लेकर 232 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था मगध के साम्राज्य पर। ठीक है, मगध पे 273 क्या है, 273 में इन्हें मगध का राजा बना दिया गया था, लेकिन युद्ध में रहने की वजह से 4 साल तक इनको जो है फिर 269 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको क्लियर करते चलेंगे, उसके लिए परेशान मत हो। तो देखिए, लिखा है अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान शासक था। ठीक है, मौर्य शासक में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बाद जो अशोक का नंबर आता है, ये पूरे मौर्य साम्राज्य में सबसे महान शासक हुआ है। ठीक है, सम्राट अशोक। और आगे देखिए, अशोक का जन्म जो है 304 ईस्वी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो याद रखें, पाटलिपुत्र। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि सम्राट अशोक का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपका आंसर होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, और फिर आगे देखें कि बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक राजा बनने के लिए अपने आरंभिक जीवन मतलब शुरुआती जीवन में अत्यंत क्रूर था, बहुत ज्यादा गुस्सैल। कुछ भी मतलब कहीं भी जैसे जंग होती थी, ना लड़का देखे ना लड़की, ना जवान ना बूढ़ा, जिसको पाता था सबको मारता जाता था। तो ये किसके अनुसार बताया गया है, ये बताया गया है बौद्ध परंपरा के अनुसार कि वो उसके आरंभिक जीवन में राजा अशोक जो है वो अत्यंत क्रूर था। इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ठीक है, ये बौद्ध परंपरा के अनुसार है। ठीक है, और कुछ इतिहासकार जो है इसको मानते नहीं कि ऐसा नहीं है, ये गलत है, लेकिन बौद्ध परंपरा के अनुसार है तो इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार पत्नी देवी विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री अशोक की पहली पत्नी मानी जाती है। ठीक है, प्रथम पत्नी थी किसके अनुसार, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार जो है ये माना जाता है कि पत्नी देवी नाम की जो स्त्री थी, जो कहाँ की थी, विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी, वो अशोक सम्राट की मतलब सम्राट अशोक की पहली पत्नी है। ठीक है, ये इनके अनुसार माना गया है। और इसी से महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ। अशोक के एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। इन्हीं दोनों को बौद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था। ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदन में अशोक की दूसरी पत्नी का नाम तिस्य रक्षिता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कि किसमें, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदन में अशोक की दूसरी पत्नी का नाम तिस्य रक्षिता का उल्लेख मिलता है। अब देखिए 269 मतलब 269 BC
बिफोर ऑफ क्राइस्ट, ईसा पूर्व में इसका राज्यभिषेक हुआ। क्यों? बैठा तो राजगद्दी को 273 में ही मिल गई थी, लेकिन 269 में इनका राज्यभिषेक हुआ। आखिर में 4 साल कहाँ थे? तो 4 साल जो है अशोक जो है वो जंग में थे, ठीक है, जंग कर रहे थे, इस वजह से इनका राज्यभिषेक जो है 4 साल बाद होता है। और 269 ईस्वी में इनका राज्यभिषेक हुआ था। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। हम्म? फिर देखिए, 269 ईस्वी ईसा पूर्व में राज्यभिषेक के 8वें वर्ष के बाद, कब? 8 वर्ष के बाद, मतलब 269 से लेकर जब 8 माइनस करेंगे तो आएगा 261। तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, कहा किस पे आक्रमण कर दिया? तो कलिंग पर। तो कलिंग क्या था? कलिंग जो है ना, उस वक्त ना स्वतंत्र साम्राज्य था। कलिंग किसी का गुलाम नहीं था, वो स्वतंत्र था। अशोक को यही डर लग रहा था कि कलिंग पर अगर हमने आक्रमण नहीं किया और कलिंग को अगर हमने नहीं जीता तो आज नहीं तो कल, क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो मेरे ऊपर आक्रमण करके मुझे मेरे लिए खतरा साबित हो सकता है। तो इसका सबसे पहला मकसद क्या था कि जैसे राज्याभिषेक हुआ उसके 8 ही साल बाद इसका सबसे पहला मकसद था कि हम कलिंग को हासिल करेंगे। तो वही मैंने बताया आपको कि 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद 271 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को जीत लिया। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा डर कलिंग से था, क्योंकि कलिंग जो है स्वतंत्र साम्राज्य था, वो कभी भी आक्रमण कर सकता था। इसीलिए, क्योंकि उस वक्त कलिंग एक स्वतंत्र साम्राज्य था और इसी कारण अशोक के सामने कलिंग सबसे बड़ी चुनौती थी कि अगर कलिंग को हम नहीं जीतेंगे तो कलिंग आज नहीं तो कल हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और अच्छा लग रहा होगा आपको, और हर चीज आपको यहीं पे याद होती जा रही होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो स्वतंत्र साम्राज्य था और क्या बताया कि कलिंग सबसे बड़ी चुनौती थी। देखिए, कलिंग में भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। जब कलिंग पे जब आक्रमण हुआ, देखिए अभी हम हट जाएंगे तो आप लिख लीजिएगा। कलिंग पर जब उसने आक्रमण किया और काफी जंगे, बहुत देर तक जंग चली, तो इसका जो हृदय परिवर्तित हो गया ना, नरसंहार मतलब जिधर देखो खून ही खून, लाशें ही लाशें लगी हुई थी। तो नरसंहार जब हुआ तो इसका हृदय परिवर्तित हो गया। इन नरसंहार जंग खत्म होने के बाद इसने अपने सेनापति से पूछता है, ये बताओ इस जंग में कितने लोग मारे गए? उसने बताया कि महाराज सम्राट अशोक, कम से कम 1 लाख लोग मारे गए हैं और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें वो देखकर और सुनकर उसका हृदय मतलब भर उठा। ठीक है, उसने सब हृदय परिवर्तित हो गया, क्योंकि अब आज से हम जंग नहीं करेंगे। और यही पूरा साम्राज्य में, पूरे राजाओं में यही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने जंग के बाद अपनी तलवार को छोड़ दिया और ये वादा किया अपने आप से कि आज के बाद हम कभी भी जंग नहीं लड़ेंगे और तलवार नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो यहीं से कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग के युद्ध के बाद जब इनका हृदय परिवर्तित हुआ, इनको ये लगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आज के बाद हम जंग नहीं करेंगे। उस पाप को मिटाने के लिए इन्होंने एक साधु थे उपगुप्त, ठीक है, तो उनसे इन्होंने शिक्षा ली। ठीक है, अशोक को जो शिक्षा दी थी उपगुप्त ने दी थी और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। वही मैंने लिखा है कि बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसकी शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दी थी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल MSGS अड्डा को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। लिख लीजिए जल्दी से। उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे। जब मैं हट जाता हूँ तो वीडियो को रोक दिया कीजिए, रोक के तब आराम से लिख लिया कीजिए आप लोग।
क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं जो आपको प्रॉब्लम होगी कि क्लास आगे बढ़ जाएगी। ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि अशोक का हृदय कैसे परिवर्तित होता है, राज्याभिषेक कब हुआ था, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी है, ठीक है। और मैं एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैं ट्रिक के द्वारा हर एक चीज को याद कराने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, और मैं अपलोड करूंगा वीडियो 2 मिनट 5 मिनट जितने भी देर की हो सके, तो प्लीज उसे भी आप लोग जरूर देखें। उसको आपको बहुत सहायता मिलेगी, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, हर चीज आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो देखिए, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, उस बौद्ध धर्म को के प्रचार प्रसार करने के लिए इसने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी मतलब पुत्री को संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है कि जाओ तुम लोग अपना धर्म प्रचार करो, वो भी बौद्ध धर्म का। तो लिखा है कि इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, ठीक है। तो कहाँ भेजा अपनी बेटी और बेटे को? श्रीलंका भेजा। फिर देखिए, दक्षिण बिहार में गया जिले में, दक्षिण बिहार में एक जगह है गया, गया जिले में बराबर की पहाड़ी, वहां पहाड़ी है जिसका नाम है बराबर, ठीक है। बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। कितने गुफाओं का निर्माण करवाया? तो 4 गुफाओं का। लेकिन 4 गुफाओं का निर्माण तो करवाया, परंतु 3 ही गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख मिले हैं, ठीक है। किसमें कितने मिले हैं? तो 4 गुफाओं का उसने तो निर्माण करवाया था, लेकिन सिर्फ 3 ही गुफाओं में अशोक के लेख मिले हैं, जो लिखा गया था अभिलेख वो मिला है, ठीक है। जिसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय, किस संप्रदाय के? तो आजीवक संप्रदाय के लिए गुहा दान में दिए जाने का विवरण है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं एक बार कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं। फिर दक्षिण बिहार में गया जिले में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं में, ठीक है, 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, परंतु 3 ही गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख मिलते हैं, जिसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए गुहा दान में दिए जाने का विवरण है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे देखिए, अशोक शासित देशों में शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला पहला भारतीय शासक मतलब किंग राजा था, ठीक है। इसके अभिलेखों की भाषा जो थी वो प्रकृति थी, जो 4 लिपियों में लिखा गया था। वो लिपि कौन कौन सी? तो ये देख लीजिए। पहली लिपि थी खरोष्ठी लिपि, जिसका साक्ष्य हमें यह अभिलेख जो है इसका वो हमें भारत में मिलता है, ठीक है। इसका साक्ष्य में कहाँ मिलता है? भारत में मिलता है। दूसरी जो लिपि थी वो लिपि थी खरोष्ठी लिपि, ठीक है। यह अभिलेख हमें पाकिस्तान में मिला है, ठीक है, दूसरा वाला खरोष्ठी वाला। तो ऐसे याद रखें कि जो पहला मिला है वो भारत में, क्योंकि आप भारत के रहने वाले हैं। दूसरा जो मिलता है वो पाकिस्तान में, कि हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? वो पाकिस्तान है। फिर अरमाइक लिपि जो मिलता है वो हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर है अफगानिस्तान, मतलब भारत से बिल्कुल लगा हुआ, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तीसरा लेख जो मिलता है वो हमें अफगानिस्तान से मिलता है। और चौथा लेख जिसको ग्रीक लिपि के नाम से जाना जाता है, यह अभिलेख जो है हमें अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिला है। कहाँ से मिला है? उत्तरी सीमा से। कौन सा? चौथा, जिसको ग्रीक लिपि के नाम से जाना जाता है। अशोक द्वारा जो 4 अभिलेख लिखवाए गए थे प्रकृति भाषा में, उस अभिलेख को पढ़ने का सबसे पहली सफलता जो मिली थी वो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। वो 1837 में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप को इस अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता मिली थी। तो हमने यहाँ देखिए, इन अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स
प्रिंसेप को मिली थी। ठीक है, आगे देखें, गुर्जरा मास्की नेट्टूर उद्गोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। कौन सा नाम, वास्तविक नाम क्या था, उसका नाम वास्तविक नाम अशोक था। ठीक है, तो किस पे गुर्जरा, ठीक है, मास्की और नेट्टूर, ठीक है, उद्गोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है, परंतु अन्य सभी अभिलेखों में केवल देवानाम प्रियदर्शी, ठीक है, देवानाम प्रियदर्शी का मतलब होता है देवों का प्यारा, उसकी उपाधि के रूप में मिला है। ठीक है, बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। फिर आगे देखें कि अशोक ने खुद को मगध का सम्राट राजस्थान के आबू अभिलेख में बताया है। किसमें बताया है, आबू अभिलेख में। ठीक है, अभी मैं फिर से रिवीजन कर दूंगा, रिवाइड कर दूंगा, तो आप फिर से समझ लीजिएगा, परेशान मत हो। बताया है, फिर देखिए, रुम्मिन देई स्तंभ में अशोक द्वारा इस स्थान को धम यात्रा पर जाने का विवरण है। ठीक है, अशोक द्वारा क्या, कहाँ जाने का विवरण बताया गया है, तो धम यात्रा पर। तो आप लोग नोट भी करते रहे, मैं आपको फिर से पूरी बात समझा देता हूँ। अशोक द्वारा जो 4 अभिलेखों लिखे गए थे, कौन कौन से, ब्रह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक, ठीक है, अरमाइक लिपि और एक ग्रीक लिपि थी। तो मैंने बताया था ब्रह्मी लिपि कहाँ मिली थी, ये भारत में, खरोष्ठी लिपि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके बाद अरमाइक जो मिली थी वो हमारा अफगानिस्तान में मिला था, उसके बाद जो ग्रीक लिपि मिली थी वो हमें मिली थी अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा पे मिली थी। ये जो अभिलेख मिले थे ना, इसको 1837 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने की सफलता मिली। इसको जब उन्होंने पढ़ा तो सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 में। ठीक है, 1837 में। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, अब आपको याद भी हो रहा होगा। फिर मैंने कहा गुर्जरा नेट मास्की नेट्टूर उद्गोलम, ठीक है, इन अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम क्या है, अशोक, ठीक है, जिस नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो गुर्जरा मास्की नेट्टूर उद्गोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है, परंतु जो और भी अभिलेख है, अन्य अभिलेख जितने भी बचते हैं, उनमें केवल प्रिय नाम दर्शी नाम मिलता है, जिसका मतलब होता है देवों का प्यारा, जो इसको एक उपाधि के नाम पे मिला था। चलिए फिर आगे देखें, हमने बताया कि अशोक ने खुद को मगध का सम्राट राजस्थान के आबू अभिलेख में बताया है। राजस्थान का आबू अभिलेख कहाँ है, ठीक है, में बताया है। ठीक, अशोक ने खुद को कहाँ पर, मगध का सम्राट राजस्थान के आबू अभिलेख में बताया है। फिर लास्ट में देखें, रुम्मिन देही स्तंभ में अशोक द्वारा इस स्थान को धम यात्रा पर जाने का विवरण है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और क्लास आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़िए ताकि आपको रिवीजन भी हो सके, इसीलिए मैं आपको 2 बार 3 बार रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको यहीं पे हर चीज याद हो जाए। बस रूम पर बैठ कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए बस मैं यहीं तक रखूंगा, कल हम लोग इनके अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीजें, जितनी भी चीजें लिखी गई है। ठीक है, अशोक द्वारा जो सबसे बड़ा स्तूप है वो हम सब लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, और मैं फिर से बता दूं, मैं छोटी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ट्रिकी सारी चीजें होंगी, जिससे आपको हर एक चीज आसानी से याद हो जाए। उसे आप लोग जरूर देखें, उसे भूले नहीं, देखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।